दुबई ऐशो में हुए तेजस विमान हादसे के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर हुआ क्या था। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस हादसे के पीछे की जटिल फोरेंसिक जांच में आखिर होता क्या है। दुबई एयर शो 21 नवंबर 2025। एक ऐसा दिन जिसे एविएशन की दुनिया में एक बड़े जश्न के तौर पर याद किया जाना था, पर हुआ कुछ और ही। ये दिन इतिहास में एक दुखद हादसे के लिए दर्ज हो गया। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बस चंद सेकंड्स में हो गया। विमान हवा में एक मुश्किल करतब दिखा रहा था और अचानक पायलट का कंट्रोल विमान से चला गया और बस कुछ ही पलों में वो सीधा जमीन से जा टकराया। तो सवाल यही है ना कि आखिर जांचकर्ता इस मलबे के ढेर से सच को बाहर निकालते कैसे हैं। देखिए, ये काम सिर्फ जले हुए धातु के टुकड़ों को देखने जैसा नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही पेचीदा पहेली को सुलझाने जैसा है। तो ये हादसा, ये एयर शो के बीचों बीच हुई एक बड़ी त्रासदी थी। एक हाई प्रोफाइल डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान थी जिसमें भारतीय वायुसेना का HAL तेजस MK1 शामिल था, और ये उड़ान एक आपदा में बदल गई। तो चलिए सबसे पहले उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो पूरी तरह से कंफर्म्ड हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी जांच की इमारत खड़ी होगी। अच्छा, तो विमान था HAL तेजस MK1। हादसा हुआ दुबई एयर शो में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। दुख की बात यह है कि विमान में जो पायलट थे उनकी जान चली गई और विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। देखिए, किसी भी हादसे के बाद जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। और यही वो वक्त था जब फौरन रिस्पॉन्स टीम्स ने अपना काम शुरू किया और एक बहुत ही लंबी और मुश्किल जांच की नींव रखी गई। तो भारतीय वायुसेना ने भी फौरन एक ऑफिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही फॉर्मल जांच होती है जिसका मकसद होता है हादसे के हर छोटे बड़े पहलू को खंगालना। क्योंकि देखिए, एविएशन की दुनिया में ना कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, और इस काम में लोकल UAE अथॉरिटीज का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और यहीं से असली काम शुरू होता है, सबूतों को डीकोड करने का। जांचकर्ता एक एक करके, बिल्कुल किसी जासूस की तरह, मलबे और डेटा के बीच से हर छोटे बड़े सुराग को बड़ी बारीकी से इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देखिए, हर विमान हादसे की जांच का ना एक सेट तरीका होता है, एक तरह का फोरेंसिक ब्लूप्रिंट। सबसे पहला काम, घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर देना ताकि कोई सबूत खराब ना हो। फिर आता है सबसे जरूरी काम, डेटा रिकॉर्डर्स को ढूंढना। इसके साथ साथ धातु और इंजन की माइक्रोस्कोपिक जांच भी शुरू हो जाती है। फिर इन सारे टेक्निकल सबूतों का मिलान होता है वीडियोज और चश्मदीदों के बयानों से, और आखिर में उस आखिरी वक्त में क्या हुआ था ये समझने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाए जाते हैं। और इस पूरी पहेली का जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। इसको आप विमान की अविनाशी डायरी भी कह सकते हैं। समझिए कि ये एक बहुत ही मजबूत डिवाइस है जो विमान के आखिरी पलों के दर्जनों पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे रफ्तार क्या थी, ऊंचाई कितनी थी, इंजन की पावर, कंट्रोल इनपुट्स, सब कुछ। और यही डेटा अक्सर वो चाबी होता है जिससे पता चलता है कि उन आखिरी पलों में आखिर गलती हुई कहां थी। और जांचकर्ता सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहते, वो हर मुमकिन सुराग को खंगालते हैं। मतलब FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डिजिटल डेटा से लेकर मलबे के टुकड़ों पर मौजूद फिजिकल निशानों तक, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड से लेकर चश्मदीदों के वीडियो और बयानों तक, यहां तक कि उस दिन मौसम कैसा था, सब कुछ एक साथ जोड़कर देखा जाता है। तो जब ये सारे सबूत हाथ में आ जाते हैं, इसके बाद जांचकर्ता हर मुमकिन वजह की एक लिस्ट बनाते हैं। और इस स्टेज पर किसी भी थ्योरी को नकारा नहीं जाता, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना लगे। अब इन संभावनाओं को ना हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई टेक्निकल फेलियर हुआ हो, मान लीजिए इंजन का अचानक बंद हो जाना, या फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स जैसे कम ऊंचाई पर विमान का एरोडायनामिक स्टॉल में चला जाना। एक ह्यूमन फैक्टर भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा जी फोर्स की वजह से पायलट का कुछ पलों के लिए होश खो देना। और हाँ, कोई बाहरी वजह भी हो सकती है, जैसे किसी पक्षी का टकरा जाना। हर एक संभावना जांच के लिए एक नया रास्ता खोल देती है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट जारी नहीं कर देती, तब तक किसी भी एक नतीजे पर पहुंचना सिर्फ जल्दबाजी होगी। क्योंकि अटकलों से सच का पता नहीं चलता, सच सिर्फ और सिर्फ जांच से ही सामने आता है। तो अब जांच उस मोड़ पर है जहां ये साफ किया जा रहा है कि हमें पक्के तौर पर क्या क्या पता है और कौन सी गुत्थियां हैं जो अभी भी सुलझनी बाकी हैं।
तो जो बातें हमें पुख्ता तौर पर पता हैं वो ये हैं, हमें तारीख पता है, जगह पता है और इस हादसे का दुखद नतीजा भी पता है। लेकिन सच कहूं तो ये फैक्ट्स, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत हैं। ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और यही सवाल अब पूरी जांच के सेंटर में है। तो अब जांचकर्ताओं के सामने ये बड़े सवाल हैं। पहला, क्या पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की थी, और अगर नहीं तो क्यों? दूसरा, क्या कॉकपिट में कोई वार्निंग आई थी, कोई अलार्म या लाइट जो किसी गड़बड़ी का सिग्नल दे रही हो? तीसरा, क्या विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्या सारे प्रोसीजर फॉलो हुए थे? और चौथा, क्या इसमें किसी बाहरी फैक्टर का हाथ था, जैसे कि एक बर्ड स्ट्राइक जिसने घटनाओं की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी हो? देखिए, ये जांच सिर्फ एक हादसे की वजह जानने तक सीमित नहीं है। इसके जो नतीजे निकलेंगे ना, उनका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा हो सकता है। इस जांच के नतीजों का असर कई सेक्टर्स पर पड़ेगा, एयर शो के सेफ्टी रूल्स से लेकर पूरे तेजस फ्लीट के ऑपरेशन तक। इतना ही नहीं, इस विमान के भविष्य, पायलटों की ट्रेनिंग और इमरजेंसी में क्या करना है, इन सब चीज़ों को भी शायद इस जांच से मिली जानकारी के आधार पर बदला जा सकता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे एक जांच के नतीजे असल दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि एयर शो के लिए सेफ्टी बफर को और बढ़ा दिया जाए, या फिर फ्लीट के ऑपरेशंस पर कुछ नई पाबंदियां लगाई जाएं, या फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फिर से रिव्यू किया जाए ताकि भविष्य में सेफ्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या फाइनल रिपोर्ट हमारे हर सवाल का जवाब दे देगी, या फिर वो कुछ नए सवाल खड़े कर देगी? क्योंकि अक्सर ऐसी मुश्किल जांचें हमें जवाबों के साथ साथ सीखने के लिए नए सबक भी देकर जाती हैं।